हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा, अब तक की क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में ये देखा था कि किसी मोल्टन सॉल्यूशन में या बोलें कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वहाँ पर इलेक्ट्रोड पड़े हुए होते थे, तो मोल्टन सॉल्यूशन से कितना सब्सटेंस का या इलेक्ट्रोलाइट का जो मास है वो कितना इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो उसी के लिए साइंस है। वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में ये नहीं पता चला था कि वहाँ पर कितने समय में कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ है। तो उसको समझने के लिए साइंस है। कौन सी साइंस है बेटा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे हम पता करेंगे कि कितने समय में और कितने करंट से इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया जाए, कितने समय तक दिया जाए, तब इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला मास है वो कितना है। चलिए इसको देखते हैं। तो फैराडे के बेटा दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और एक है सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस का मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के होता है। तो चलिए यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा देखें आप। ये कोई सेल्स है बेटा, इस सेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। इसमें दो रॉड पड़ी हुई हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स हम कह रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। क्या है बेटा कि इस इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट हुआ है। चलिए पहले फिगर को समझ लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी वायर से मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया। इसको हम कह रहे हैं बेटा बैटरी से जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है। ये पॉजिटिव है बेटा, ये निगेटिव है। यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया जाता है। एम्पियर मीटर क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये करंट को बताता है कि कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है। एम्पियर मीटर करंट को बताता है। तो ये क्या है बेटा? करंट को बता रहा है। की लगा देते हैं इस साइड में। की हमें टाइम को बताता है, यानी टी होता है वो टाइम को शो करता है, कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ। एम्पियर मीटर लगा दिया, की लगा दिया बेटा। इन दोनों वायर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब देखिए इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। तो अभी लॉ में हमने क्या बताया था? लॉ में हमने बताया था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। चलिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl है या KCl है या CaCl2 है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बताया कि जो बेटा क्या है, जो मास है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस का जो मास है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए देखते हैं हमने क्या बताया बेटा। हमने बताया कि जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? Q के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। अब यहाँ से देखो प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आने वाला है। तो W = Z इंटू बेटा Q।
W इक्वल टू Z इंटू Q। अब सभी बच्चे जानते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है बेटा, Q किसके इक्वल होता है? Q होता है बेटा I इंटू T के इक्वल होता है। जो चार्ज होता है वो करंट और टेम्परेचर के इक्वल होता है, इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला मिल गया। देखो सिंबल लिख लो यहाँ पर क्या क्या है बेटा? वेयर W इक्वल टू amount of free substance, amount of free substance, Q है बेटा चार्ज, Q इक्वल टू चार्ज, Z है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई क्या है बेटा? आई इलेक्ट्रिक करंट है इन एम्पियर, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट किस में है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इन एम्पियर। और टी क्या है? टी है बेटा टाइम। टाइम किस में है? सेकंड में। तो टाइम इन सेकंड। चलिए सबको समझ में आ गया बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? बहुत ही इजी, दोनों ही लॉ बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल लॉ है। तो एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। उन्होंने बोला, फैराडे ने बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाता है तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने लिखा था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा चार्ज यानी Q। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया तो यहाँ पर बेटा Z आ गया कांस्टेंट, Z कांस्टेंट आ गया। अब Z क्या है ये हम आगे बताएंगे, इसको और ज़्यादा थोड़े डीपली जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको Z क्या है। अभी तो मैंने इसका केवल नेम लिख दिया है कि Z यहाँ पर क्या है। तो हमें मिल गया क्या? Z इंटू क्यू। अब जो चार्ज होता है वो चार्ज किसके इक्वल होता है बेटा? यानी करंट और टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, यानी Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो Q की जगह पे बेटा हमने ये वैल्यू रख दी, तो वैल्यू पुट कर दी तो क्या फॉर्मूला मिल गया? W इक्वल टू Z इंटू आई टी। नीचे मैंने सभी सिंबल लिख दिए हैं बेटा, सभी सिंबल लिख दिए हैं। चलिए अब लॉ को ऊपर नोट कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास कि उन्होंने क्या बोला था, फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है ड्राइव करके। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मास ऑफ सब्सटेंस, नोट करते जाएंगे आप, द मास ऑफ सब्सटेंस, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, फ्री और डिपॉजिटेड is directly proportional to charge passed through electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है बेटा, थ्रो इलेक्ट्रोलाइट, ये लॉ था, थ्रो इलेक्ट्रोलाइट।
चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं आप, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जेड क्या है। चलिए नोट कर लें फटाफट जल्दी से। चलिए अब जेड को समझते हैं, जेड क्या है। जेड इक्वल टू होता है बेटा, जेड इक्वल टू होता है ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ी बातें। वेयर एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, एफ इक्वल टू बेटा फैराडे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम एफ की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखें ई क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है। ई है बेटा केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। और बेटा अगर मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल है तो उसके लिए ई कैसे निकालेंगे। ई निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, एटम के लिए अलग होगा और मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा। तो ई इक्वल टू, जैसे मेरे पास बेटा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का बेटा मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, तो m अपॉन वैलेंसी, m अपॉन वैलेंसी। हमारे पास क्या है, ये नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। तो एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन बेटा वैलेंसी, ए अपॉन वैलेंसी। बोलो क्लियर हो गया। ई कैलकुलेट करने के लिए ये दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको। ई क्या है यहाँ पर, केमिकल इक्विवेलेंट है। चलिए जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर जेड है वो है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। चलिए अब यहाँ पर बेटा एफ की वैल्यू है 96,500, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो जेड हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जेड इक्वल टू ई अपॉन एफ, ई अपॉन 96,500 कूलम, ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर ई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे हमें सोडियम का केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, किसका निकालना है बेटा, सोडियम का। चलो सोडियम का हमें केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका ई निकालेंगे हम बेटा। तो ई इक्वल टू निकल के आएगा क्या, सोडियम क्या है यहाँ पर, एक एटम है, तो एटम का एटॉमिक मास होगा 23। इस पर बैलेंस, इसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो 1 का इसमें डिवाइड दे दो। यानी मैंने क्या बोला, मैंने बोला मोलर मास या एटॉमिक मास में उसकी वैलेंसी का डिवाइड देंगी तो ई की वैल्यू निकल आएगी। तो कितना आ गया ये बेटा, 23 आ गया। मैग्नीशियम का निकालें हम ई बेटा, ई ऑफ Mg, मैग्नीशियम का ई निकालने जा रहे हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा 2, तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा निकल के 12। चलिए अब ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू नीचे रख देंगे, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो जेड हमें पता चल जाएगा, अभी हम एफ और बताने जा रहे हैं, क्योंकि 2 स्टेप में फैराडे फर्स्ट लॉ को 2 स्टेप में हम समझाते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। चलिए इसको नोट कर लें आप। हमने जेड बता दिया, अब हमें बताना है आपको कि बेटा एफ क्या है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर एफ क्या है, और एफ की वैल्यू हमने 96,500 क्यों रखी है, वो वैल्यूज कहाँ से निकल के आई, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिए देखो बेटा, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो देखें आप, चार्ज ऑफ, ये होता है बेटा
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। देखो F होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 96,500 जो कूलाम था, ये वैल्यू थी, वो कैसे निकल के आई, यहाँ पर हमने कैसे रख दिया उस वैल्यूज़ को, उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखें, आप सभी बच्चों को पता है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 1 मोल की 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 मोल में। तो एक डेफिनेट वैल्यू होती है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 1 मोल होता है, 1 मोल में बेटा कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बताया गया था, ये सभी बच्चों को मालूम है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6, सभी बच्चों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब क्या करना है? F इक्वल टू क्या है? देखो F है फैराडे कांस्टेंट, यानी F इक्वल टू है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं बेटा? इतने हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? इतना है। तो F की वैल्यू क्या हम पता नहीं कर सकते हैं? ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो चलिए F इक्वल टू बेटा, F इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल में पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वैल्यू इतनी निकल के आती है, कुछ इससे कम निकल के आती है, लेकिन उसके बराबर ही होती है वो, यानी 96,500 कूलाम के इक्वली निकल के आती है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 कूलाम, 96,500 ये वैल्यू निकल के आ गई। F की वैल्यू ये होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कैसी होती है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए नोट कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपका फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता है। चलिए आप नोट कर सकते हैं, जो चीज़ें नोट करनी है आपको नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आप देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का सेकंड लॉ क्या था? तो इसमें हमने 2 सेल्स लिए हुए हैं, दोनों सेल्स में अलग अलग 2-2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। देखें आप, एक इलेक्ट्रोड ये हैं, एक ये हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इस इलेक्ट्रोड को किसी वायर से मैंने जोड़ दिया, इस इलेक्ट्रोड को भी मैंने किसी वायर से जोड़ दिया। आगे चल के क्या किया? एक एम्पियर मीटर लगा दिया, जो क्या बताता है? करंट बताता है। एम्पियर मीटर क्या बताता है? करंट बताता है। इसको हम की कहते हैं, की लगा दिया है, जो टाइम को शो करेगा, यहाँ पर टाइम बताएगा ये की। तो इसको किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसका ये नेगेटिव है तो इसके बगल वाला ये पॉजिटिव होगा, बगल वाला ये पॉजिटिव होगा। इसका देखो इधर वाला पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव होगा। ये क्या है? ये चार्ज है। सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है दोनों सेल्स में। सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट समान समय तक, सेम टाइम तक
पास किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं, देखो क्या कहता है सेकंड लॉ, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में समान समय तक यानी सेम टाइम तक, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सेम टाइम तक सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, सेम टाइम तक सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, तो इलेक्ट्रोड से फ्री होने वाले सबस्टेंस का जो मास है, सबस्टेंस का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। ये था फैराडे सेकंड लॉ। एक बार आप फिर समझ लें इस बात को कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के दो इलेक्ट्रोड हैं, सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट यानी सेम जो Q है, ये बेटा चार्ज है, मैं बता दूंगा आपको, Q को कहते हैं चार्ज। सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट सेम टाइम तक दोनों में जो Q है, दोनों के लिए जो चार्ज है, दोनों के लिए, दोनों सेल्स के लिए जो चार्ज है वो बराबर होगा, जो टाइम है वो भी इक्वल होगा। तो इसलिए बोला गया है कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट सेम टाइम तक भेजा जाए, सेम टाइम तक पास किया जाए, सेम टाइम तक दोनों में पास किया जाए, तो इलेक्ट्रोड से जो निकलने वाला सबस्टेंस का जो मास है, फ्री होने वाला मास है, वो इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या मास, सबस्टेंस का जो मास है वो किसके इक्वल है बेटा, इक्विवेलेंट मास E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं बेटा E, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं E। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिल जाता है, W इक्वल टू K और E। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए लिख सकते हैं K इक्वल टू W1 बाई E1 फर्स्ट सेल्स के लिए। सेकंड सेल्स के लिए क्या लिख सकते हैं, K तो दोनों के लिए समान होगा, K इक्वल टू W2 बाई E2। लिख सकते हैं, बोलो। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखने जा रहे हैं, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, K इक्वल टू W/E। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। चलो हो गया बस। अब इसको और अच्छे से, इस लॉ को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं। अब हम चलिए बने रहें मेरे साथ आप। और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, चलिए दो सेल्स थे हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बेटा सेल बेटा फर्स्ट, और इधर लिख देते हैं हम सेल सेकेंड। अभी फर्स्ट लॉ में हमने बेटा क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, जो सबस्टेंस का मास होता था वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ये अभी हमने बताया था फैराडे फर्स्ट लॉ में। तो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं हम, सेल फर्स्ट के लिए बेटा W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q
तो इससे Q की वैल्यू निकालेंगे तो अब देखो Q दोनों के लिए सेम है, Q दोनों के लिए, दोनों सेल्स के लिए Q सेम है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W1 बाई Z1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसमें देखो Q इक्वल टू W2 बाई Z2, ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम नोट करते जाएंगे मेरे साथ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखो Q तो दोनों के लिए सेम है, तो क्या मिला हमें मिलेगा बेटा, Q तो दोनों के लिए सेम है, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, तो हमें मिलेगा W1 अपॉन Z1 इक्वल टू W2 अपॉन Z2, ये इक्वेशन मिल गई। अब अभी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था बेटा, फर्स्ट लॉ में कि Z इक्वल टू होता है E अपॉन F, Z इक्वल टू होता है, फर्स्ट लॉ में बताया था Z इक्वल टू E अपॉन F, यही होता है। तो चलिए, तो Z1 क्या होगा, Z1 इक्वल टू बेटा E1 अपॉन F और Z2 इक्वल टू E2 अपॉन F। ये वाली वैल्यू बेटा इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें, ये वाली वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान दो, इधर दिख रहा है ना बेटा, चलिए यहीं पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा W1 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी है, E1 बाई F इक्वल टू W2 अपॉन E2 बाई F। अब बेटा F से F कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा W1 अपॉन W2, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही फैराडे लॉ है। चलिए नोट कर सकते हैं आप, दोनों ही लॉ आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू। और बेटा अब दोनों फैराडे लॉ हो चुके हैं आपके और अच्छे से समझ में आ चुके हैं इतनी मेहनत के बाद, तो एक लाइक तो बनता है, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए थैंक यू क्लास लेने के लिए।